G20 देशों का शिखर सम्मेलन रोम घोषणा के अनुमोदन के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। सीआरपीएफ ने बिलासपुर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर यूनिटी रन और परेड समेत अनेक कार्यक्रमों का किया आयोजन। और केंद्र सरकार के क्लीन इंडिया अभियान के तहत रायपुर में चलाया गया प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा। राज्य स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। G20 देशों का शिखर सम्मेलन रोम घोषणा के अनुमोदन के साथ कल संपन्न हो गया। समूह के सदस्य देशों ने कोविड वैक्सीन की परस्पर मान्यता पर सहमति व्यक्त की। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। 18वीं सदी में बनकर तैयार हुए इटली के ट्रेवी फाउंटेन पर G20 देशों के नेताओं का जमावड़ा दुनिया के लोगों के लिए समृद्धि और खुशहाली की मन्नतें मांग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने सिक्के फेंकने के रिवाज को पूरा किया। वहीं वैश्विक जीडीपी की 80% हिस्सेदारी वाले देशों के संगठन का 16वां शिखर सम्मेलन रोम में नए संकल्पों और निश्चयों के साथ संपन्न हो गया। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में 17वां शिखर सम्मेलन बाली में साल 2022 में आयोजित होगा। सम्मेलन में कोविड-19 की चुनौतियों से उबरने के लिए सहयोग बढ़ाने, अफगानिस्तान में मानवता संकट को देखते हुए मदद करने, वित्तीय सुधारों को बढ़ाने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मद्देनजर विकसित देशों द्वारा संचालित जीवाश्म ईंधन से चलने वाले ऊर्जा स्रोतों के वित्तीय अनुदान को रोकने पर सहमति बनी। दुनिया की 60% आबादी G20 देशों में ही रहती है। ऐसे में ग्लासगो में होने वाले COP26 सम्मेलन से पहले G20 देशों का जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रतिबद्धता जताना काफी अहम माना जा रहा है। G20 देशों की तकनीक साझा करने और वित्तीय सहायता मुहैया कराने की दिशा में सहमति बनी है, जिससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से सतत विकास की गति बिना प्रभावित हुए चल सकेगी। वहीं भारत को इस दिशा में सम्मेलन के दौरान सफलता मिली है। G20 के रोम शिखर सम्मेलन में पहली बार G20 ने रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन, साथ में क्लाइमेट फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को क्रिटिकल एनेबलर्स कहा, क्लाइमेट चेंज गोल्स अचीव करने के लिए या हासिल करने के लिए। भारत सतत विकास और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए साल 2015 से ही पेरिस समझौते के बाद अक्षय ऊर्जा स्रोतों को तेजी से बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का गठन साल 2016 में ही जनवरी महीने में हुआ और अब उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। G20 के रोम शिखर सम्मेलन में ग्लासगो में होने वाली COP26 का एजेंडा सेट किया। पर देखने वाली बात ये होगी कि ये देश, खासकर इस ग्रुपिंग के विकसित देश, अपनी यहाँ जो कमिटमेंट्स और इंटेंशंस जाहिर की हैं, उस पर कितना खरा उतरते हैं। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, रोम। आज छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना के 21 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पूरा प्रदेश स्थापना दिवस को धूमधाम से मना रहा है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मेरी कामना है कि लोकगीत, लोक नृत्य और कला संस्कृति के लिए विशिष्ट पहचान रखने वाला यह प्रदेश प्रगति के नए मानदंड स्थापित करे। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो सपने देखे थे उसे पूरा करने के लिए एकजुट होकर कार्य करें और प्रदेश और देश की प्रगति में सहभागी बने।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी है। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने निर्माण का 21वां वर्ष पूर्ण कर 22वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमारा युवा छत्तीसगढ़ ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए हमें छत्तीसगढ़ राज्य को एक मॉडल राज्य बनाना है। राज्योत्सव के मौके पर राज्य की विभूतियों को सम्मानित करने की परंपरा के तहत इस वर्ष भी राज्य अलंकरण दिए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कल रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्योत्सव के अवसर पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा की थी। शहीद वीर नारायण सम्मान ये आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए उसके क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं, उनको दिया जाता है। ये आदिम जाति कल्याण विभाग से दिया जाता है। वर्ष 2021 के लिए जिनका नाम चयनित किया गया है, श्री जानकी प्रसाद पुलस्त, ग्राम लिम्हा, नावापारा, बिलासपुर। दूसरा है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान पुरस्कार, अपराध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाले को दिया जाता है। इसमें गृह विभाग का है। इस हेतु कुंदन लाल गौर, नेवाई थाना, उतई, जिला दुर्ग का नाम का चयन किया गया है। यति यतन लाल सम्मान पुरस्कार अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले को दिया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग से दिया जाता है और इस हेतु रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को चयनित किया गया है। अलंकरण पुरस्कारों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए जाने वाला अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में यति यतनलाल सम्मान रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को दिया जा रहा है। श्री भगत ने बताया कि जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रिंट मीडिया हिंदी के क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, दंतेवाड़ा की सुश्री अंबू शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी के क्षेत्र में श्री अंशुमान शर्मा, जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के क्षेत्र में मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, रायपुर पुरानी बस्ती निवासी श्री टिकेश्वर पटेल, जनसंपर्क विभाग द्वारा ही रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा क्षेत्र में प्रदाय किए जाने वाले पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान नई दिल्ली निवासी श्रीमती मृणाल पांडे को प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने बिलासपुर के भरनी में आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर यूनिटी रन परेड समेत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक बलराम वेहरा ने ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही इस पोस्ट का नाम रखा और सीआरपीएफ को पुनर्जन्म दिया था। हमने आज सीआरपीएफ में सुबह से शाम तक हमारे प्रोग्राम है। सुबह हमने साइकिल रैली करवाए थे, यूनिटी रन, और अभी जो है मार्च पास्ट हुआ है। उसका अलावा उसके लिए हम लोगों ने स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस अवसर पर कमांडेंट रामविलास गुप्ता, रितेश कुमार के अलावा केंद्रीय पुलिस बल बिलासपुर के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्र सरकार के क्लीन इंडिया अभियान के तहत रायपुर में प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने रायपुर के गोल बाजार में प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को और दुकानदारों को जागरूक किया। साथ ही इस व्यस्ततम क्षेत्र की साफ सफाई भी की। कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी ने कहा कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए इसे प्लास्टिक मुक्त बनाना ही पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए लोगों से आग्रह किया। और इन सब ने आज संकल्प लिया है कि हम देश के अंदर में, अपने शहर के अंदर में, अपने मोहल्ले के अंदर में हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे और पॉलीथीन को समाप्त करेंगे। ये पॉलीथीन लोगों के रोजगार को भी छीनता है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ हानिकारक है और धरती के लिए भी हानिकारक है। अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को स्वच्छ रखेंगे
और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इस देश के अंदर एक अभियान चलाया है, उसके पीछे बड़ा विजन है कि अगर स्वच्छता रहेगी तो स्वस्थ भारत खड़ा होगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन रायपुर के राज्य निदेशक श्रीकांत पांडे ने बताया कि 2 अक्टूबर से शुरू हुए क्लीन इंडिया अभियान का इसी के साथ समापन हो गया। राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट कॉटन सिल्क एक्सपो का आयोजन इन दिनों भिलाई में किया जा रहा है। हथकरघा, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग सेवा समिति द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने किया। इस प्रदर्शनी में भारत के अलग अलग राज्यों के पारंपरिक सिल्क, कॉटन सिल्क, कश्मीरी पश्मीना, शॉल, कोलकाता की कांथा सिल्क, बनारसी साड़ियां, उत्तर प्रदेश की लखनवी चिकन और कॉटन सलवार सूट पीस के अलावा लकड़ी से बनी वस्तुएं भी लोगों को काफी आकर्षित कर रही हैं। प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों के 1 लाख से ज्यादा वस्तुएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शनी में पहुंचकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं और काफ़ी जो मतलब एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी आई हुई हैं। हाँ, और जो पॉट्स और ये सब जो सिरेमिक आइटम्स मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो अच्छा है, काफ़ी क्रिएटिव है। यहाँ पे साड़ियों की वैरायटी बहुत है और सभी प्रदेशों से यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये सब देखकर नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसा क्राफ्ट मेला हमेशा लगना भी चाहिए और खासकर अभी दिवाली का मौका है और लोग खरीदारी करने निकल भी रहे हैं, तो ऐसा आयोजन बहुत बढ़िया आयोजन है। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के अलावा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख और महाराष्ट्र समेत अनेक प्रदेशों के हस्तशिल्प समितियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। यह प्रदर्शनी 28 नवंबर तक चलेगी। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की आजादी में वैचारिक क्रांति लाने वाले साप्ताहिक पत्रिका हिंदुस्तान गदर के बारे में। एक नवंबर का दिन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में बेहद अहम है। इसी दिन 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम से क्रांतिकारी साप्ताहिक हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सेना में तैनात भारतीय मूल के सिपाहियों पर विशेष ध्यान देना और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना। ये साप्ताहिक पहली बार उर्दू में प्रकाशित किया गया। बाद में 9 नवंबर से इसका पंजाबी संस्करण भी प्रकाशित किया जाने लगा। गदर पार्टी के विचारों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए बाद में इसे गुजराती, हिंदी, पश्तो, बांग्ला, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि में भी प्रकाशित किया जाने लगा। पहले इसके अंक हस्तलिखित होते थे, बाद में इसे छोटे हैंड प्रेस के जरिए छापा जाने लगा। उन्हीं दिनों भारतीय प्रेस पर ब्रिटिश सरकार दबाव बनाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही थी। उस दौरान ये साप्ताहिक ब्रिटिश प्रचार का मुकाबला करने वाले महत्वपूर्ण प्रकाशन के रूप में उभरा। हिंदुस्तान गदर में प्रकाशित होने वाले लेख शुरू में प्रसिद्ध क्रांतिकारी हरदयाल लिखते रहे, जबकि उसकी छपाई करतार सिंह सराभा के जिम्मे थी, जो उन दिनों यूसी बर्कले के छात्र थे। जिस जहाज से साप्ताहिक की प्रतियां भारत भेजी जाती थीं, वही गदर समर्थकों और अप्रवासियों को अमेरिका लाता था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रकाशन को देशद्रोही करार देते हुए इस पर पाबंदी लगा दी। तब प्रकाशकों ने गदर समर्थकों को ब्रिटिश गुप्तचरों से बचाने के लिए काफी प्रयास किए। 1000 से अधिक सदस्यों के नाम याद कर लिए गए थे, ताकि कोई भी सबूत ब्रिटिश सरकार के हाथों में न पड़ जाए। मार्च 1914 में जब अमेरिकी सरकार ने हरदयाल को गिरफ्तार करना चाहा, तो वो वहां का काम रामचंद्र, भगवान सिंह और मौलवी बरकतुल्ला समेत अन्य सदस्यों के हवाले कर जर्मनी चले गए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी फैलाना जारी रखा और पाठकों को भारत में ब्रिटिश शासन के अत्याचारों की जानकारी दी। अन्य भारतीयों ने उस प्रेस की मदद की जो न केवल अखबार छापता था, बल्कि राष्ट्रवादियों की रचनाओं और पैम्फलेटों का संकलन भी करता था, जिनमें गदर की गूंज, तलवार और अन्य प्रकाशन शामिल थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था।
और इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।